आपका टॉपिक कौन सा चल रहा था? लर्निंग का। ठीक है, लर्निंग वाले में मैंने आप लोगों को पिछली बार जो करवाया था उसमें कॉग्निटिविज्म करवाया था, जिसके अंदर हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। तो हमारे मेजर जो स्कूल है, एक है कॉग्निटिविज्म, एक हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिविज्म, एक है आप लोगों का बिहेवियरिज्म। तो हमारे लर्निंग के मेजर जो रोल्स है या जो स्कूल्स ऑफ थॉट है वो हमने ये वाले लेकर चल रहे हैं। अब हिंदी में लिख रही हूं आप लोगों के लिए। पहला आपका संज्ञानवाद, ये हुआ आप लोगों का निर्मितवाद, ये हुआ आप लोगों का व्यवहारवाद। संज्ञानवाद में आप लोगों ने पढ़ा पिछली क्लास में जीन पियाजे। सिद्धांत का नाम क्या था इनका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पढ़ा आप लोगों ने? इन्होंने कितनी स्टेजेस दी है? 4 के नाम आप लोगों को याद होंगे? ठीक है। इनका मेन एजम्पशन किस बात को लेकर है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? हाउ डू चिल्ड्रन लर्न? एंड हाउ डू दे रीच टू द सॉल्यूशन? कैसे वो किसी समस्या का समाधान करते हैं। और ये डिपेंड करता है उनके मैच्योरिटी के ऊपर, क्योंकि एज पर मैच्योरिटी देयर टाइप ऑफ थिंकिंग विल बी चेंज। ठीक है, ये क्या हिंदी में लिखवाना है या आप लोग समझ पाएंगे? हिंदी वाले बच्चे हाथ खड़ा करेंगे एक बार। ठीक है, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर इनकी मेन अवधारणा क्या रही? बच्चों में किस प्रकार चिंतन होता है और कैसे वो अपने हल तक पहुंचेंगे, समस्या को समाधान करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा निर्मितवाद। निर्मितवाद में मेन जो काम है वो आपको वाइगोट्स्की का करना है। यानी कि यहां पर ये है, हाउ डू चिल्ड्रन टुगेदर कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बच्चे कैसे ज्ञान का सह निर्माण करते हैं? कैसे ज्ञान का सह निर्माण करते हैं? तो यहाँ मेन माना गया है कि यहाँ 2 प्रकार की लर्निंग पर बल दिया गया है। एक है कोलैबोरेटिव और एक है कोऑपरेटिव। ये कहलाया आपका सहयोगी और वो दूसरा कहलाया कोऑपरेटिव, सहकारी। अगर रोज की भाषा में कहें तो आप इसको उल्टा कर लेंगे। आप कोऑपरेटिव को बोल लोगे, ये कहलाया आपका सहयोगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे टेक्निकलिटीज को अगर लेके चलोगे तो सहकारी शब्द लगेगा कोऑपरेटिव में, और जहां पे कोलैबोरेटिव होगा वहां पे सहयोगी लगेगा। कोई डाउट है इस बात को लेकर? है कोई डाउट? आप ही को पूछ रही, है कोई डाउट? नहीं। उसके बाद है आप लोगों का बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म कहता है, जिसके अंदर अगर हम इनके फादर की बात करें कि भाई जनक कौन रहे व्यवहारवाद के, क्या लिखेंगे? जनक कौन कहलाए? बेंड्यूरा ने तो कॉग्निटिविज्म में ही सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को दिया, और बेंड्यूरा वो व्यक्ति कहलाए जिनको हम कहते हैं जिनका काम यहां से भी है और व्यवहारवाद का भी है। तो बेंड्यूरा के लिए मैं ऊपर से अलग से लिख कर देती हूं कि बेंड्यूरा का काम दोनों से प्रभावित हुआ, कॉग्निटिविज्म भी और बिहेवियरिज्म भी। पर ऐसा क्वेश्चन आपका एजुकेशन में पूछा जाता है कि इनका स्कूल आपको बताना है,
इनका अनूठा संगम माना गया है इन दोनों स्कूल का, कॉग्निटिविज्म का भी और बिहेवियरिज्म का भी। अब ये वाला तो आप कंप्लीट डिटेल में कर चुके हैं ना, मैं निशान लगाती हूँ ब्रेड से, ठीक है। ये वाला आप लोग कर चुके हैं, मान लो एक यही बोल रहे हैं, बाकी सब भी बोल लो जी, कराया है ये आपका, ठीक है। ये हो गया आपका डन। क्या हमने कॉग्निटिविज्म में इनका वाला पार्ट कर लिया है? डन। ये वाला पार्ट कराया मैंने आप लोगों को? नहीं कराया, तो ये वाला पार्ट करेंगे और ये वाला भी आज करेंगे, ठीक है। अब मैं इस सारे बोर्ड को क्लीन कर रही हूं, किसी का कुछ छोटा तो नहीं है? लिख रही हो, चलो लिखो। बेंड्यूरा का इन्होंने पहले बोला सोशल लर्निंग, बाद में बोला गया सोशल कॉग्निटिव लर्निंग होगा। इनका ये मानना था बच्चों में एग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक व्यवहार किस प्रकार आएगा, जो भी समाज में होगा बच्चा ऑब्जर्व करेगा और अपने आप उसी प्रकार के व्यवहार को करने लगेगा। प्योर हिंदी में क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, तो चलो मैं एक कोशिश करती हूँ कि आप सभी लोगों को कैटर कर पाऊं। मैंने कहा बेंड्यूरा का जो काम है उसमें बिहेवियरिज्म भी दिखेगा आप लोगों को और कॉग्निटिविज्म दोनों दिखेंगे। अगर हम बात कहें बिहेवियरिज्म की, बिहेवियरिज्म बोल रहा है जो भी आप लोगों ने देखा आपने वही हूबहू उतार ली नकल, यानी कि जो आपने देखा वो आपने कर लिया। यहां तक तो अगर हम बात कहें तब तो थ्योरी का नाम अगर सोशल लर्निंग ही रहता बहुत बढ़िया था, लेकिन सोशल लर्निंग में कॉग्निटिव वर्ड को लगाने की जरूरत पड़ी। क्यों लगाने की जरूरत पड़ी? कि अगर आप एक काम को देखने के बाद कर पा रहे हो तो क्या वो काम में आपका दिमाग या आपकी मेंटल फैकल्टीज का रोल है या नहीं है? है ना। अगर ये मेंटल फैकल्टीज का रोल है तो ये प्योरली आप लोगों को ऑब्जर्वेशन नहीं था, बल्कि इस ऑब्जर्वेशन के अंदर आप लोगों का कॉग्निशन भी शामिल था। और उस कॉग्निशन को मद्देनजर रखते हुए बोला गया, जो मैंने आप लोगों को लाइन करवाई थी, एम आई मोटिवेटेड। याद आ रही है लाइन आप लोगों को? तो ए का मतलब क्या है? अटेंशन। अगर आपने लिखे हुए काम को, देखे हुए काम को आपने अटेंशन पे किया तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जा रही है। वो इंफॉर्मेशन क्या आपके माइंड में पड़ी रहेगी या आप उसको प्रोसेस भी करोगे? प्रोसेस करोगे तभी वो आपकी रिटेंशन में आएगी। अगर वो आपके माइंड में रिटेन हो गया है तो जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उस सारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाएंगे। आपने कोई भी एक्ट किसी को करते हुए देखा है, कोई कैसे साइकिल चला रहा है, कोई कैसे कोई भी अपना काम कर रहा है। जब आप लोग वैसा ही काम करने लगोगे, आपके दिमाग में जो कुछ भी बैठा हुआ है आप उसको रिकॉल करना चाहोगे और जब आप कर लोगे तब आएगा आपका मोटर रिप्रोडक्शन। मोटर रिप्रोडक्शन वर्ड के मायने क्या है? जो मैंने देखा मैं अपने हाथों से अपनी मस्कुलर एक्टिविटी के थ्रू उस काम को अंजाम दे पाऊंगी, वो कहलाया मोटर रिप्रोडक्शन। और अगर मेरा काम बहुत अच्छा हुआ तो मेरे को देखने वाले लोग शायद कहेंगे वाओ अच्छा लगा। अगर आपने इस प्रकार का कहा तो अगली बार मैं अपने काम में और ज्यादा शिद्दत से उसको करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि नाउ आई हैव बीन मोटिवेटेड। लेकिन इसमें खास बात यह भी बोली हुई है कि हर बार जो मोटिवेशन है या एक तौर पे जो आप लोगों को रेनफोर्समेंट मिल रही है, ये रेनफोर्समेंट तब भी हो पाएगी अगर किसी और को मिली है और उसको देखकर मैं प्रभावित हो जाऊं। अगर मैंने टीवी में किसी को देखा या मेरे YouTube के ऊपर हर समय जोश टॉक्स ऑन है तो मैंने लोगों की संघर्ष भरी कहानी को सुना। उनकी कहानी को सुनने के बाद मुझे भी लगा अगर मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो डिस्पाइट ऑल द ऑड्स आई कैन फाइट।
मैं तब भी अपना लक्ष्य को पा सकती हूं, चाहे कितनी भी मजबूरियां हो। और अगर मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उन लोगों से देखकर मोटिवेशन पाया, लेकिन इस प्रकार के मोटिवेशन को, जिसको अगर आप रेनफोर्समेंट कहें तो एक खास वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वो कहलाएगा विकेरियस। विकेरियस वर्ड का मतलब क्या है, मैं किसी और को जो लाइफ में मिला उससे प्रभावित हुई। हर बार ये नहीं कि जो मैंने किया और मुझे क्या मिला, आई एम नॉट द डायरेक्ट रेसिपिएंट ऑफ व्हाट आई हैव डन, but I am getting motivated by others when they are getting success after hard work. तो अगर मैंने उनको अपना रोल मॉडल मान लिया, मुझे लगा अगर ये बंदा कर सकता है, so do I, तो मैं भी कर पाऊंगी। तो ये किस प्रकार का रेनफोर्समेंट हुआ, ये कहलाया आपका विकेरियस। समझ में आई है आप लोगों को बात? इसीलिए इस लर्निंग में एक बात बोली गई है, ये आपकी इनडायरेक्ट लर्निंग है। इसको आप विकेरियस भी कह पाओगे, आप ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कह रहे हो, क्योंकि एक लर्निंग तो वो है जब मैंने आग में हाथ जलाया तो पता चला हाथ मुझे नहीं डालना, मैंने अपने अनुभव से ना सीखकर लोगों के अनुभव से भी सीख लिया। तो अगर मैंने लोगों को देखकर सीख लिया तो भी लर्निंग तो कहलाएगी, लेकिन वो लर्निंग का नाम क्या बन जाएगा, वो इनडायरेक्ट होगी, वो आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहलाएगी। अब मैडम आपको सारा पूरा याद आ गया? हाँ जी, 360 डिग्री में पूरा घूम गया अब आपके। अब मुझे बताओ, इसको ब्रीफ करना है या आप लोगों को याद है? ये तो भी ताजा ताजा ही है, ज्यादा लंबा गैप नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। चलिए, अब आज मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगी वाइगोट्स्की का, और कोशिश करूंगी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर टच तो कर ही जाऊं। क्या मैं अब बोर्ड को क्लीन कर लूं? बिहेवियरिज्म की असम्पशन इस बात को लेकर है कि सीखने में केवल आपका नर्चर का मेन रोल है। हम कहते हैं कि नेचर जो है उसका कोई महत्व नहीं है। वॉटसन ने एक अपना स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट अपने आप में पूरी बात को कह रहा है। स्टेटमेंट कहता है, आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें चोर, डाकू, पुलिस, शायद कोचिंग वाला भी बना सकता हूं। तो आइडिया क्या है कि आपने कहा कि इट इज मोर अबाउट ट्रेनिंग। अगर मैं आपको ट्रेन कर पाई तो मेरे को जो आपसे चाहिए वो मैं निकलवा सकती हूं। तो आपका बिहेवियरिज्म क्या बोल रहा है, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? ट्रेनर के हाथ में रहेगा। ये मेरे हाथ में है कि आप क्या रिस्पॉन्स निकाल कर दोगे। तो ये पूरा गेम किस बात पर है? ये एस और आर का खेल होगा, जहां पे बिहेवियरिज्म होगा। और सबसे बड़ी कमी क्या पाई गई, आपने जो कह दिया कि 1 दर्जन बच्चे मेरे को दे दो, मैं जो चैनल चला हूं बिल्कुल ये ऐसे ही बनकर आ जाएंगे। अगर ऐसे बनकर आ जाएंगे तो फिर हेरिडिटी का क्या रोल हुआ? क्या हम कभी ये पाएंगे कि डेवलपमेंट हो या लर्निंग हो और उसमें हेरिडिटी का रोल ना हो? हेरिडिटी बोल रही है कि आपका जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट है उसमें बहुत कुछ आपको जो नेचर में मिला है, जो आपको अपनी विरासत में मिला है। एनवायरमेंट एक ही काम करेगा, एनवायरमेंट ग्रूम तो कर लेगा उन चीजों को जो आप लेकर पैदा हुए हो। अरे जिस चीज की जीन्स आप में है ही नहीं, मैं एनवायरमेंट से क्या आपकी डीएनए मैपिंग अप करने बैठूंगी? वो तो इंटरनल है, वो तो कभी बदल ही नहीं पाएगी। वो तो जो बनना था वो प्री नेटल के टाइम पर उस समय जो बनना था वो बन गया। अगर किसी के दिमाग में भी कोई कमी है तो हम उस दिमाग की कमी का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। हम केवल ट्रेनिंग देके जो कमियां हैं उनको कंपनसेट करने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन मैं कहूं, हाँ बेटा, तेरा दिमाग खोल के, तेरी खोपड़ी खोल कर जो तेरे को भगवान लगाना भूल गए थे वो मैं लगा देती हूं। अगर ऐसा होता तो तारे जमीन पे पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने। तो इसका मतलब अगर उस बच्चे को पठन विकार था, जिसको हम अपनी साइकोलॉजी में बोलते हैं कि उसको डिसलेक्सिया था, तो वो डिसलेक्सिया का कारण क्या था? वो दिमाग का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अलग बना हुआ था। आमिर खान वहां पे जो काम कर रहा है वो इतना ही कर रहा है कि मैं एनवायरमेंट आपको नरिशिंग दे दूं। अगर वो एनवायरमेंट अच्छा मिल गया तो हो सकता है बार बार आप लोगों को अभ्यास करवा के एक लेवल के ऊपर लेकर आ जाए। लेकिन कभी भी जो लर्निंग डिसेबिलिटी के लोग होते हैं उनका एकेडमिक अचीवमेंट
बाय एंड लार्ज, अमूमन कह रही हूं, हर बार नहीं बोल रही हूं, अमूमन कह रही हूं, हमेशा कम ही रहेगा। क्योंकि आप ट्रेन तो कर लोगे, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है ना कि आप दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल लोगे। जब तक आपका ट्रेनिंग का बटन ऑन है तब तक आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपने ये बटन बंद कर दिया, आपने हाथ खींच लिया, बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा, वो वापस अपने पुराने रंग पे आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात? मैम ये तो फिर नॉर्मल लोगों में भी होता है, जब तक हम कोई चीज सीख रहे होते हैं तब तक हम गेन कर रहे होते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब हमारी कोई चीजें बंद हो जाती है तो धीरे धीरे वो भी तो डाउन हो ही जाती है ना। लर्निंग भी अपने आप में क्या बोल रही है कि ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। जी। जब तक आप करेंगे, आप चीजों के टच में आप कर पाएंगे। जहां आपकी चीजों का टच छूटा, आप में से कितने लोगों को मैथ्स के फॉर्मूले भूल गए होंगे, लेकिन जब आप पढ़ा करते थे तो आपके टिप्स के ऊपर होते थे। टीचर आधा बोले, पीछे पूरी क्लास भर के पूरा बोल देगी, क्यों? टच में थे। लेकिन अब आप लोगों को कोचिंग में आना पड़ गया। आप कोचिंग में कोई नई कहानियां आके नहीं पढ़ रहे हो, आप वही पढ़ रहे हो जो आप थोड़ा भूल गए हैं। हम उसको ब्रश अप करा के पेपर के लेवल के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका डाउट है यहाँ पे बिहेवियरिज्म का, अब आपको कुछ क्लियर हो गया? ठीक है, अब इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो बाद में करेंगे। पहले थोड़ा सा आज परिचय करवाएंगे आपका इनसे। पीछे तक दिखाई पड़ रहा है? ऊपर का पहला वाला क्लीन कर लूं मैं और पॉइंट लिख लूंगी, ठीक है?
हाँ जी, डीईवी डेवलपमेंट होगा। नीचे का और क्लीन कर लो। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में आप लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? तो आपने बोला क्यों नहीं कि आपको देख नहीं पा रहा? आप चेयर लेके आगे आओ, कहीं आगे एडजस्ट हो जाओ, आओ आप आगे। अब इधर आ जाओ, इनके पास आ जाओ। येलो ये बैठे हैं ना, आओ आगे। यहाँ थोड़ा इनको एडजस्ट कर लो। चेयर को, ये वाले को नीचे भी कर लो थोड़ा। ये किसका है? हाँ, आपका है। ठीक है, ये वहाँ का है ना अटेंडेंस का। लाओ ये मेरे को दे दो। इसको थोड़ा नीचे कर लेना या तो। बाकी किसी और की भी प्रॉब्लम है क्या भाई? आप लोगों को आ रहा है नजर पीछे? आपको आ रहा है जी? सबको आ रहा है, आवाज भी आ रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो आपको खड़े होके बोलना होगा, जी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, नजर नहीं आ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा, आपका बोला गया समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं यहां से नीचे के 1-2 पॉइंट और क्लीन कर रही हूं। बेटा पहले से तो कुछ बेटर होगा, यहाँ पे बैठे हो तो कुछ तो नजर आ रहा होगा। मेन ये पॉइंट है, बाकी मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। 1 मिनट में उतार लो, फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूं। ये बिटवीन लिखा है और डीईवी डेवलपमेंट होगा। हिंदी वालों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा पूरा लिखा हुआ है।
थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। किसी ने पढ़ा इनके बारे में? चलो थोड़ा सा आपसे पूछूंगी, आप बताओ इन्होंने कौन से 2 P की बात करी है? हाँ 2P। चलो कोई बात, ठीक है बेटा, हो गया, सारा क्लीन कर लो। मैं नीचे नीचे का ऐसे करती जाऊंगी, ठीक है जी। हो गया? चल, वाइगॉट्स्की के सिद्धांत का नाम क्या लिखा था मैंने अभी बोर्ड पर? निर्माणवाद। गलत हो गया, वो उपागम है। सिद्धांत अलग होता है, उपागम अलग है। उपागम बता रहा है फिलॉसफी आपकी क्या है, सिद्धांत बता रहा है आप लोगों का कि आप उस विचारधारा को कैसे साक्षात करोगे, एक्चुअलाइज करोगे। ठीक है जी। चलो अब हम पढ़ते हैं, इन्होंने अपनी सोशियो कल्चरल थ्योरी के अंदर डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा। इसे हम कई बार 2P का सिद्धांत भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ 2P। 2P, ठीक है। अब यहां पर इसमें P आपके क्या क्या है? ये एक ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि पहले हर इंसान का एक अपना लेवल है, उसको हम कहते हैं Z खाली, ZPT बाद में आएगा, ठीक है। Z का मतलब क्या है? जो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा। अभी इन्होंने कहा मैडम मैंने इनके बारे में पढ़ा है, तो इनको जो भी पता होगा वो अपने आप में कहाँ आएगा? Z। तो Z पहली टर्म मैंने लिखी जिसके मायने है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का क्षेत्र, जो भी अभी मेरी नॉलेज में है, वास्तविक विकास का क्षेत्र। पर आप यहाँ कोचिंग में क्यों आए हो? आप इसलिए आए हो क्योंकि आप इस दायरे से थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्यों बढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को एक टारगेट है कि हमको अपना नेट का पेपर क्लियर करना है। अब नेट का जब पेपर क्लियर करना है तो आपके सामने ये एक चैलेंज है। बाकी विषय आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स आपने स्कूल में पढ़े हैं, पर ये जो साहब है इनके नाम कभी भी आपने अपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़े हैं। ये थोड़ा आपको पेचीदा लगेगा, ये मसला थोड़ा आपको लगेगा उलझा हुआ है। उसके लिए आपको कौन चाहिए? आपको एक्सपर्ट की जरूरत की पड़ेगी। तो आप जब ZPD में आ गए, यहां पर हमेशा आपको हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए होगी। हेल्प आपको कौन देगा? यहां पर हेल्प देने वाले व्यक्ति का नाम होगा MQ। ये आप है और ये कोई आपका MQ दूसरा बंदा आ जाएगा और ये इसका हाथ ऐसे पकड़ लेगा। तो यहां पर
एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल दूं, वैसे नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन हाँ, अपने सब्जेक्ट की मुझे जितनी भी जानकारी होगी, हो सकता है आपके लेवल से थोड़ी एक पायदान आगे होगी। तो यहाँ पे मेरी भूमिका क्या होगी? यहाँ मेरी भूमिका है MKO, इसे हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई दूसरा अधिक अनुभवी। अब ये जो व्यक्ति आपका MK होगा, ये आपको जो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, इस हेल्प को हम टेक्निकली एक खास नाम देते हैं। वो खास नाम कहलाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग शब्द के हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, वैसे तो आप लोगों को भी ये ऐसा ही लिखा मिलेगा, लेकिन ये शब्द की उत्पत्ति रशिया की ही है। इस वर्ड को मैं आपको 5 वर्ड लिख कर दूंगी अभी, और पांचों के बारे में एक आइडिया दूंगी कि आप खुद ही इस बात को समझ पाएंगे कि सारे अपने आप में पर्यायवाची कैसे बने। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो वर्ड है इसको लिखा गया है मचान। कई जगह आपको मिलेगा ढांचा, कहीं जगह आपको मिलेगा पाड़, कहीं जगह आपको मिलेगा अल्पकालीन सहयोग, कहीं जगह मिलेगा निर्देश, सहायता। इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। ये सारे शब्द अपने आप में क्या बता रहे हैं? छोटा बच्चा अगर आपने देखा हो, अगर आप चाहते हैं छोटा बच्चा आराम से चल पाए, हम उसके लिए वॉकर, रेड़ा, ऐसी कई चीजें लेकर आते हैं। वो अपने आप में, अगर आपने रेड़ा देखा हो, जो आपका लकड़ी की 3 मान लो पटियां टाइप लगी हुई है, हाँ, तो अगर जिन्होंने देखा होगा, वरना बाकी गूगल कर लेना, देसी शब्द है अपना, ठीक है, वरना आप लोगों को अपना इंग्लिश के तो अलग अलग दिखाने लगेगा। रेड़ू कहते हो आप? अच्छा, एक तो लोगों ने बना दिया वॉकर। वो जो वॉकर है ना, वो हमारी अपने भारतीय परिवेश का नहीं है, और बाहर जो है वॉकर को बैन किया हुआ है। लेकिन हमारी आदत होती है, हम बाहर के कूड़े को यहाँ पे लाके पॉलिश करके उसको बहुत अच्छे से प्राइड फील करते हैं कि हम बाहर की चीज को लेकर आए। वॉकर में होता क्या है, जो बच्चों को बिठाते हैं ना लंबे समय वॉकर में, उनका पैर का पीछे का जो एड़ी है वो थोड़ा खराब होने लगता है। पहली बात क्या है, हम बच्चे को वॉकर में डाल देते, 4 या 5 महीने के बच्चे को डालते होंगे। प्रकृति ने बनाया है कि बच्चा आपका खड़ा हो पाएगा कम से कम 9-10 महीने में। कोई कोई बच्चा विरला अनोखा जो अपना 9 महीने में चल निकले, कम होते हैं। तो हम लोगों को लगता है हमारा बच्चा बहुत बढ़िया चलेगा। जब भी मैं अपना खाना बना रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, चल मैंने बच्चे को वॉकर में बिठाया, उसके आगे आपने देखा होगा कलरफुल बॉल्स होती है, बच्चा उस कलरफुल बॉल्स में लगा रहता है। फिर कभी जब उसको लेके चलने की कोशिश करता है, धड़ाम पलट भी जाता है, क्योंकि वो वॉकर अगर आपने 4 महीने में डाला है बच्चे को, तो बहुत अच्छा काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नेचर ने तो ये माना है कि वो 9 महीने तक आते आते उसके पैर और उसका नीचे का भाग इतना मजबूत होगा कि पूरी बॉडी का वजन अकेला पैरों पर रख के आप सीधे खड़े हो पाए। तो इस प्रकार के बच्चों को लंबा समय बिठाने पर इनकी जो पीछे की पैर की एड़ी है, पैर की जो शेप है जिसमें कर्व आना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं आ पाता। लेकिन जो हमारा अपना तरीका है कि आपने खुला रखा हुआ है, जो 3 डंडियों वाला मैं कह रही हूं, जिसको आप रेड़ू कह रहे हो, उसमें ऐसी कोई भी कमी नहीं है। उसमें पहली बात, बच्चा आपका 2-3 घंटे बैठने नहीं वाला, क्योंकि वो बिल्कुल आजाद है, उसका मन कर रहा है तब। और 3 या 4 महीने के बच्चे को तो वैसे भी नहीं डालने वाले, वो तो आप अपने बच्चा जब आपका खड़ा हो पाता है उसके बाद आप बच्चे को रेड़े के ऊपर लेकर आते हो, यानी कि आपने प्रकृति के नियम को बिल्कुल भी भंग नहीं किया है। अब क्या है, वो अपने आप में एक ढांचा है। वो जो रेड़ू है वो अपने आप में क्या है, ढांचा है। वो ढांचा अगर आपने बच्चे को दे दिया तो बच्चे का चलना जो है वो आसान हो जाएगा। अब ये शब्द क्यों लेकर कहां से आए? रशिया में स्कैफोल्ड का मतलब होता है जब मकान बनता है तो हम एक पैड वगैरह लगाकर एक के ऊपर एक करके एक ढांचा बनाते हैं ना,
वो ढांचे का मतलब क्या है, जब तक लेंटर नहीं डला है तब तक मजदूर को ऊपर जाने के लिए एक ढांचा बनाने की जरूरत पड़ेगी। वो उससे जाकर जब वो लेंटर पड़ जाएगा तो क्या वो ढांचा हमेशा लगा रहता है? नहीं, वो हमेशा कुछ समय के बाद हटा देंगे। यही बात मैंने बोला कि ये हमेशा जो सहयोग होगा ये कैसा होगा? टेम्पररी होगा। इट विल नेवर बी अ परमानेंट सपोर्ट। व्हाई? क्योंकि वर्ड अपने आप में क्या बोल रहा है, जब वो लेंटर डल गया अपने आप मजदूर अब जा सकेगा तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कीपिंग दैट स्कैफोल्ड। दैट स्कैफोल्ड विल बी शेड ऑफ, उसको हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार जब हमें किसी को उसकी मंजिल तक लेके जाना है तो आप उसका मुंह खोलकर स्पून फीडिंग अगर कर रहे हो तो आप अच्छे खासे बंदे को पागल बना रहे हो। और हमारा सिस्टम आजकल यही करता है, जो लिखा होता है ना बाहर कोचिंग के, हम आप लोगों को स्टडी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हम तो इतने भले हैं कि आपको बोर्ड पीडीएफ, मौका लगे तो आप अपने रोल नंबर के ऊपर मेरी शक्ल लगा देना, मैं ही जाके पेपर दे आऊं आपका। तो इसका मतलब क्या है, हम किसी को हैंडीकैप कर देंगे। अगर भगवान ने सही चिप लगा के भी भेजा आपको तो भी हम वो चिप बदल देंगे। ये कह रहा है कि आपने जो भी काम करना है वो टेम्परेरी करना है। टेम्परेरी का मतलब आपकी छोटी सी प्रॉब्लम आई, अगर मैंने पूरा आंसर आपको दे दिया तो मेरे से ज्यादा घटिया टीचर कोई नहीं होगा। मुझे क्या है, अगर आपने प्रॉब्लम पूछी तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। आपने कोई वर्ड देखा इंग्लिश का, आपने कहा इसका मीनिंग क्या है, मैंने आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया, मैंने आपको कहा जैसा आप उसमें नहीं करते थे ये बिल्कुल वैसा ही वर्ड है। आइडिया क्या हुआ, आपको दिमाग घुमाना जरूर पड़ेगा। अच्छा ये वैसा है, ओके, ऐसे 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 रिलेट करना है। अगर मैंने सीधा आपको आंसर दे दिया ना तो कभी भी वो चीज आपके दिमाग में परमानेंटली नहीं बैठेगी। जो भी काम बहुत इजी होता है वो कभी भी आपका नहीं रहता है। जो काम आप स्ट्रगल से रच के लाओगे, अपने आप संघर्ष करके लाओगे, वो हमेशा आपका रहेगा। कोई सवाल का तरीका भी अगर आप संघर्ष करके करोगे ना और आपका निकल जाएगा, वो हमेशा आपको याद रहेगा। सामने गाइड से देख लोगे ना, जितनी बार आदत है ना यूट्यूब का वो लाइक करके रख देते हो, यहाँ का आंसर समझ में आया था, तो जब भी आपको वो प्रॉब्लम आएगी आप दोबारा अपना मोबाइल खोल के देखोगे वो लाइक वाला वीडियो कहाँ है। यानी कि आपने जो रट्टे मारे थे, जिसकी मदद से मारे थे, वो ऐसा आपको बना गया हैंडीकैप कि उसके व्यूज तो बार बार बढ़ेंगे लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर बात नहीं बैठ पा रही है। तो इसका आइडिया क्या है, स्कैफोल्डिंग अगर आपको देनी है तो हमेशा आपने उसको राइट अमाउंट ऑफ हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड एट द राइट टाइम इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। वो स्मॉल किस लिए है कि बाकी का आपको खुद से करना होगा। तो स्कैफोल्डिंग का आइडिया ये है, अगर आप लोगों ने कभी एनसीईआरटी वगैरह देखी होगी तो उसमें क्या होता है, शुरू में क्वेश्चन दे देंगे सिंपल वाले, फिर धीरे धीरे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे और कई बार आधा करके दे देंगे जी आगे आप इस टेबल को पूरा कर लीजिए। तो वो जो कह रहे हैं ना कि टेबल को आप पूरा कर लीजिए, वो बढ़िया बंदा है। बच्चे क्या कहेंगे, कितना खड़ू से पूरा टेबल ही करके दे देता। पर अगर वही सारा कर देगा तो ज्ञान का निर्माण तो हो ही नहीं पाएगा जो हम चाह रहे हैं। तो इसीलिए स्कैफोल्डिंग बोल रही है कि हमेशा ये टेम्परेरी सपोर्ट होगा। अब ये मिलेगा आपको कब, जब भी आप ZPD में आएंगे। Z में कभी नहीं होगा, ये ZPD में होगा। क्योंकि Z और ZPD में फर्क क्या है, Z में जो भी काम हो रहा है वो आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, व्हाट यू नो। लेकिन जब आप लोगों का आ जाएगा, जब आपको सहायता चाहिए होगी तो आप हमेशा आएंगे ZPD पर। तो ZPD का रोल का मतलब क्या है, जहां बहुत सारे लोग आपस में मिलेंगे, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को आपसे ज्यादा पता होगा, वो आपके MK होंगे एंड दे विल बी हेल्पिंग यू आउट। कितनी बात समझ में आई है आप लोगों को? तो इनका एक कथन बहुत बढ़िया फेमस हुआ। इन्होंने कहा, एवरी कल्चरल टास्क विल बी कंप्लीटेड एट 2 levels। पहला लेवल होगा हमेशा आपका इंटर साइकोलॉजिकल, अगला वाला होगा आपका इंटरा। दोनों बातों में फर्क क्या है कि ज्ञान का निर्माण हमेशा कब होगा, जब आप पहले दूसरों से मदद पालो, मदद पाने के बाद उसको आप खुद ब खुद करके देखो। हो सकता है आप कई नई चीजों को ऐड ऑन करके बहुत बढ़िया बना के ले आओ। तो पहले ये क्या हुआ, इंटर पर हुआ, when I am taking help of others. Finally, after getting help, I will be redesigning, reconstructing it, making it a more higher one, advanced one. वो कहलाएगा अपने आप में सही कंस्ट्रक्टिविज्म। कितनी बात समझ में आई अब आप लोगों को?
तो इनका मेन जो काम है वो इस बात को लेकर है, ये यहां तक का क्लीन कर रही हूँ, ठीक है, जो लाइन मैंने बोली है। ZPD का फुल फॉर्म वगैरह सब बता दें। ये कहलाया, आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर इसका आता है, ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल वर्ड कहता है निकट, ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं निकट या समीप विकास का क्षेत्र। यानी कि जब जो मेरा टारगेट है उस टारगेट के मैं नजदीक पहुंच गई, जब मेरे को आप लोगों से सहयोग मिल गया। तो आफ्टर गेटिंग सपोर्ट, इफ आई एम कमिंग क्लोज टू माई टारगेट, आई एम एट ZPD। तो ये पूरी कहानी किसके ऊपर है कि जो भी आपका डेवलपमेंट होगा वो इंटर से इंट्रा लेवल के ऊपर होगा। इंटर का मतलब है जब मुझे बाकी लोगों से सहयोग मिला, उस सहयोग को पाने के बाद जब मैं अपने से इसको कर पाई तो ये कहलाया इंट्रा। दो वर्ड है ना आपके, एक है इंटर और एक है आपका इंट्रा। दोनों का फर्क आप लोगों को पता होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा। अब हमारे पास जब ZPD में हमारे को काफी कुछ समझ में आ गया तो कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। यहां पर इसके आगे एक और लेवल है, वो लेवल कहलाएगा पोटेंशियल डेवलपमेंट। ये पोटेंशियल डेवलपमेंट को हम कहते हैं संभवतः विकास। ये संभवतः विकास जो है ये हम कहते हैं अनअटेनेबल है, चाहे आपको सपोर्ट मिल भी जाए, इवन आफ्टर स्कैफोल्डिंग इज प्रोवाइडेड। तो जो आपका संभवतः विकास है, पहली बात तो वो डिफाइनेबल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा पॉसिबिलिटी है कि आप क्या कर पाओगे। तो जहां पर हमने कहा पोटेंशियल डेवलपमेंट है, उसको ये नहीं है कि मैं स्कैफोल्डिंग देकर आप सबको एक खास लेवल के ऊपर लेके जा सकूं। वो आप सबका अपना अपना पोटेंशियल अलग अलग है। वो पोटेंशियल आपका किस किस के ऊपर है, कुछ तो आपको नेचर ने भी दिया है ना। तो सबको जो नेचर ने दिया है, क्या सबको समान मिला है? मैं यहां पर आप लोगों को एनवायरमेंट तो एक ही दे रही हूं ना, लेकिन एनवायरमेंट एक देने के बाद भी, एक ही प्रकार की हेल्प सबको मुहैया कराने के बाद भी सारे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। ये एक हार्ड कोर रियलिटी है। तो इस सच के मायने क्या है, सबका पोटेंशियल डेवलपमेंट बिल्कुल अलग अलग है। मेरी भूमिका यहाँ पे क्या है, MKO की। जहां पर आपको प्रॉब्लम आई, आपकी प्रॉब्लम के लिए थोड़ा आपको हिंट देना है ताकि आप बाकी कंस्ट्रक्शन अपनी खुद से कर सको, और अगर आपकी बहुत कामयाब है तो आपकी जो जितनी भी सक्सेस है उसको कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा। अब बताइए, 3 मैंने वर्ड बोले आप लोगों को, एक बोला Z, एक बोला ZPD, एक बोला पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो यहां पे जो 2 P है, पहला P है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है पोटेंशियल डेवलपमेंट। Z तो वो बात है जो आप में खुद ही है, तो उसको तो मैं नहीं कहूंगी ना कि आपका डेवलपमेंट है। तो जब आप लोग कहीं पर पढ़ने जाते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि मेरे सामने जो क्वेश्चन का लेवल आए वो इतना पेचीदा हो कि जब तक वो चैलेंजिंग नहीं होगा तब तक आप ZPD पे आएंगे ही नहीं। लेकिन लोगों को अच्छा क्या लगता है, इतने आसान क्वेश्चन कोई पूछे हमको कि हमारी ईगो मसाजिंग हो, और वो अपने Z पर रहकर ही खुश है। वो इस खुशफहमी में रहकर खुश है कि मुझे बहुत कुछ आता है, क्योंकि वो Z पर ही रह गए। लेकिन आगे कौन पहुंचेगा, जो ZPD पर है। जो ZPD पर है, हो सकता है वो पोटेंशियल डेवलपमेंट को भी पा जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। वाइगॉट्स की ऑलमोस्ट आपका डन, ठीक है। बस इसके अंदर एक बात देख लेते हैं कि मैंने 2 टर्म लिखी थी, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसके बारे में इन्होंने क्या कहा, ZPD के बारे में। ठीक है, इंटर साइकोलॉजिकल एंड अदर इज योर इंट्रा। पहले इंटर हेल्प मिलेगी तभी आप आगे बढ़ोगे। और इस चीजों को हम कई रूपों में कहते हैं। हम कहते हैं आपकी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप तभी हो पाएगी। कभी आप लोगों ने देखा होगा, मेडिकल में हो या टीचिंग में हो, जिन्होंने भी B.Ed वगैरह करा होगा,
बेटा आप लोगों ने टीपी करी होगी, टीचिंग प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप स्कूल में गए होंगे, ठीक है, वहां पे कोई ना कोई सुपरवाइजर पीछे बैठ के आपकी सारी ऑब्जर्वेशन को कर रहा होगा नोट, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, एक तरीके का कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप है। इसी प्रकार मेडिकल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, जब भी बड़ा डॉक्टर सर्जरी करता है वो सारे प्रैक्टिशनर को कहता है आप आ जाओ, तो वो अपने आप में क्या है, वो उसको ट्रेनिंग दे रहा है। वो ट्रेनिंग वो अकेले घर बैठ के नहीं पा पाएगा, उसके लिए जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो देना कब होगा, किसी बढ़िया एक्सपर्ट की बिल्कुल उसकी सुपरविजन के अंडर देना होगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे वो हमारा हो टीचिंग का या मेडिकल का हो, वो सीनियर जब बैठेगा तो सारे जूनियर उसके सामने आएंगे। वो सीनियर क्या है, एमकेओ है, और वो जूनियर जो है वो अपने आप में जो लर्नर के तौर के ऊपर है वो अप्रेंटिस है। उनको मिल क्या रहा है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, कि किस प्रकार आपको कोई भी सर्जरी करनी है, कैसे आर्टरी या वेन को किस प्रकार से आपको डाइसेक्ट करना है। समझ आ गई यहां तक की बात, ठीक है। अब आती है आपकी बात जेडपीडी की। अब दोबारा पूछो, आपको जेडपीडी वर्ड में क्या बात नहीं समझ में आई। ये कहता है, इसका फंक्शन ये है कि जो आपको नहीं आ पा रहा है उसके लिए आपको बाकी लोग मदद देंगे, और जहां तक आप लोगों की दिक्कत है आप उस लेवल से जो आपका जेड का था उससे यहां तक तो पहुंच जाओगे। लेकिन आप कहो कि मेरे को अपनी मंजिल मिल गई यहाँ पे, वो नहीं हो पाएगा। आप मास्टरी तक भी आ जाएंगे, आप उस काम को तो बहुत बढ़िया से करने लग जाएंगे जो काम आप पहले अकेले नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए वाइगोट्स्की ने अपने शब्दों में कहा कि जेडपीडी अपने आप में वो दायरा है, वो एक गैप है। वो गैप किस चीज के बीच में है, कि जब मेरे को सहायता मिली और जब मेरे को सहायता ना मिली। यानी कि मान लीजिए सिंपल तौर के ऊपर आप लोगों ने खुद से सवाल करने का ट्राई करा, आपने जो भी अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगाया, आपके 50 में से बने केवल 20 क्वेश्चन, आप यहां पर आ गए मान लीजिए, और आप लोगों को सहायता मिल गई। उसके बाद आपने दोबारा अपना मॉक लगाया, अब आप लोगों के हो गए 35 क्वेश्चन। पहले कितने हो रहे थे, अब हो गए 35। जेडपीडी आपका कितने का बैठा, 15 का बैठ गया। तो जेडपीडी ने क्या बताया कि जो आप खुद कर रहे थे और जो आप सहायता मिलने के बाद कर पाए, इन दोनों के बीच में एक गैप है। वो गैप अपने आप में क्या बता रहा है, आप अपनी मंजिल के कितने नजदीक पहुंच रहे हो, वो कहलाया आपका ZTD। समझ में आया आपको, ये लाइन आप लिख। इस हिसाब से तो जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है हमारा, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो Z है, ZDD वाला, ये लेवल कितना है, क्योंकि सबका डिफरेंट होता है। अगर मेरा बेसिक नॉलेज 7 पे है और फिर मुझे हेल्प मिल रही है ZTD में, तो फिर किसी और का तो वो लेवल अलग होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ स्कैफोल्डिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, कि आपकी इननेट एबिलिटीज कितनी है या आपका अपना अभी का प्रेजेंट लेवल कितना है। तो ये डिपेंड करेगा आपका प्रेजेंट लेवल अभी कितना है। अगर मेरे को यहाँ पे इंग्लिश सिखानी हो तो मैं कहूंगी कितने लोग वो है जो बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर है, कितने लोगों को बेसिक आइडिया है। तो मैं 2 कोर्स चलाना शुरू करूंगी, एक बिल्कुल फ्रेशर के लिए, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, और बाकियों के लिए एडवांस का। तो ये जो मैंने 2 बनाए वो किस बिहाफ के ऊपर बनाए, डिपेंडिंग अपॉन योर जेड। आई विल बी डिजाइनिंग 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज, क्योंकि मेरे को देखना होगा कि स्कैफोल्डिंग हर एक को अलग अलग देनी होगी। नो 2 इंडिविजुअल्स आर अलाइक, एवरीबडी इज अ यूनिक लर्नर, सो एवरीबडी हैज टू प्रोवाइडेड अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्कैफोल्डिंग। समझ में आ गई इतनी बात। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को कि आपका कोलैबोरेटिव और आपका कोऑपरेटिव दोनों लर्निंग सुनने में लगेगी बिल्कुल एक बराबर है, लेकिन ये जुड़वा नहीं है, इनमें थोड़े बारीक फर्क है। अब ऐसी फुसफुसाहट मुझे सुनने को मिले कि आज तो हमको 2 पी समझ में आ गए और अपना भी स्टेटस पता चल गया, हम कौन से स्टेटस के ऊपर है, हम यहाँ पे जेड के ऊपर है या ZPD पर है। तो जी क्या मान के चल लो, ठीक है, बाकी की मेहनत आप खुद करोगे, यही हमारा सिद्धांत कह रहा है। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, चलना आप नहीं है। चलिए जी, एक क्या लाया आप लोगों का कोलैबोरेटिव और एक क्या लाया आप लोगों का कोऑपरेटिव। जहां पर कोलैबोरेटिव होता है वहां पर अगर मैं कहावत के तौर पे बोलूं
सुनिए जी, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हिंदी में कहूं अगर तो लिख लो बेटा, चोर चोर मुसेरे भाई। कोलैबोरेटिव में कहता है काम तो दोनों में ग्रुप में करना है, लेकिन अगर कोलैबोरेटिव में ग्रुप बनेगा तो ये कहेगी मैं तो अपनी जो मेरे को बहुत प्यारी है इसके साथ ही बैठ के ग्रुप बनाऊंगी, इस पीछे वाले के साथ नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इनको ये लग रहा है कि अगर मुझे किसी काम को शेयरिंग एंड केयरिंग में करना है, साझा करना होगा, तो जो लोग मेरे को अपने हिसाब से ठीक लगेंगे मैं उनके साथ ग्रुप बनाऊंगी। लेकिन अगर ये होगा कोऑपरेटिव तो अथॉरिटी हमेशा इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहेगी। अगर टीचर चाहेगा कि मुझे ग्रुप में काम करवाना है, बट इट्स मी हु विल बी डिसाइडिंग कि हाउ मेनी ऑफ यू विल बी मेकिंग अ ग्रुप। मैं कहूंगी आपका ये टास्क है, आपका ये, आपका ये, आपका ये है, और इन सबके लिए मेरे लिए जरूरी होगा इक्वल स्टेटस देना। वो इक्वल स्टेटस का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहूंगी ये बॉस बनेगी, ये सबका देखेंगी, नहीं, ये बॉस नहीं बनेंगी, हमको सबको सम्मान देना है। तो इक्वल स्टेटस वर्ड अपने आप में क्या कह रहा है? सम्मान सबको मिलेगा, हर एक को अपने काम को पूरा करना होगा और आपके ग्रुप को रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों का ये होगा कोलैबोरेटिव, तो कोलैबोरेटिव है आपका टेलीग्राम चैनल, आपका यूट्यूब, आपका चैट रूम, आपका जूम, जहां पर आपने क्या किया, आपने कोई अपनी जिम्मेवारी नैतिक तौर पे नहीं ली है, आप चीजों को साझा कर रहे हो। आपने कहा मैम ऐसा है, आपने जितना भी पढ़ाया तो आप ऐसा करिएगा, उसके जो भी नोट्स वगैरह है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे डाल देना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बाउंड हुई है करने के लिए, मैडम सो गए हो, मत सुना आप, ठीक है? तो अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं डालूं या ना डालूं, आप मेरे अगेंस्ट क्या एक्शन ले लेंगे जी? ठीक है, तो जहां पर आपको लगेगा कि नहीं अकाउंटेबिलिटी है, अगर काम नहीं करा तो ग्रुप से बाहर कर दूंगी, तो इसका मतलब मैं कहां पर हूं? क्योंकि अथॉरिटी यहां पर रहेगी, लेकिन यहां पे अथॉरिटी नहीं रहेगी। अब आपको क्या लगता है बढ़िया कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कहां पर होगा? वैसे तो हम कहते हैं दोनों ही बहुत बढ़िया है, आपको लगेगा कोऑपरेटिव में, तो ये ध्यान रखना नहीं है। लेकिन हम पता क्या चाहते हैं कि आप लोगों में अपने आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। कब तक डंडे के जोर के ऊपर चलोगे? कभी तो अपने अंदर से भी करना शुरू कर दो। तो सही माना क्या गया है, आप ज्यादा से ज्यादा उनको कोलैबोरेटिव के ऊपर लेकर आओ कि आपको एक दूसरे की मदद करनी है, टीचर है या नहीं है, आप आपस में साथ में रहना सीखो। मे बी आप लोगों की जो टेस्ट है, जो इंटरेस्ट एरिया है, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिवोर्स्ड है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इकट्ठे मिलकर काम करना है। अगर डंडे के जोर पे करा भी लिया तो वो कौन सा गाना है आपका कि अगर आपने जुल्म से जीता जहां तो क्या जीता? जो आपने बच्चों को जोड़ दिया कि वो आपस में करने लग जाए, तो वहीं पर आपकी जीत है। तो हमारे लिए मेन क्या है, हमें कोलैबोरेशन पे लेकर आना है। कोऑपरेटिव को अगर हम लेकर चल रहे हैं तो उसमें बस ये है कि बच्चों को एक ये रहेगा कि मेरे को अपने अपने दायरे को पूरा करना है, लेकिन हम चाहते हैं अपने दायरों से बाहर निकलकर दूसरों के दायरों में भी जाके हेल्पिंग हैंड लेकर आओ। समझ आ गई इतनी बात? खत्म हो गया डिफरेंस। आपने बोला था कि अगर बच्चे खुद से ग्रुप बनाएंगे तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे बनाएंगे, तो उसमें फिर डाला आगे वो पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर मेरे को भी एक सब्जेक्ट पसंद है और आपको भी पसंद है, तो हम लोग मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेंगे। मेरे ख्याल से तब आप लोग ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करोगे, बजाय कि अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं आपका ग्रुप इन्हीं के साथ बनेगा, हो सकता है आपका मन मर जाएगा। और अगर आप लोगों को ये होगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया सेम होगा, तो हो सकता है उनके भी धीरे धीरे काम करने के बाद आपको पता चले इनकी भी मिजाज कुछ और तरीके के है। लेकिन जब आप लोग एक बार शुरू कर देते हैं टास्क को, तो फिर पूरा कर देते हैं। वही हमारी आगे की लाइफ की भी कहानी है। चलिए, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव ये कहता है अथॉरिटी विल रिमेन विद द इंस्ट्रक्टर। An individual responsibility will be there. अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर है तो कहीं ना कहीं आप लर्निंग आउटकम्स पर ज्यादा फोकस है,
और अगर आप लर्निंग आउटकम्स पर ज्यादा फोकस हुए तो इसका मतलब ये अपने आप में क्वांटिटेटिव की बात कह रहा है कि आप सबने अपने हिस्से का काम कर लिया। और अगर हम इस पे बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव को नहीं कह रहा, ये कह रहा है आपका क्वालिटेटिव। क्या आप लोगों ने मिलकर एक दूसरे के साथ काम किया है? क्योंकि यू आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, more on the process of learning. You are not focusing on product, what have you got out as a result, but you are focusing more on this thing कि आप लोगों ने आपस में मिलके जो ग्रुप बनाया उसमें क्या क्या चीजों को करने की कोशिश करी। ये नहीं देखना मुझे कि फाइनल आउटकम आपका क्या निकल कर आया, पर आपने दूसरे के साथ चलने की कोशिश तो करी। तो इसीलिए इसको हमेशा हम क्या कहते हैं, ये अपने आप में क्वालिटेटिव है। वो क्वांटिटेटिव क्या हो गया कि एक ग्रुप कामयाब कब हुआ, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया। तो ग्रुप का बनाने का मतलब ये थोड़ी था कि आप अपने अपने हिस्सों के बारे में जानकारी ले लें, बल्कि आइडिया क्या था, आप लोगों को कनेक्ट करने का था। तो वो सही कनेक्ट करने की जो स्पिरिट है वो हमको मिलती है कोलैबोरेटिव में। इसीलिए कोलैबोरेटिव को हमने कहा वो क्वालिटेटिव है और जो कोऑपरेटिव है वो अपने आप में क्वांटिटेटिव है। बताओ बात समझ में आई आप लोगों को? क्रिएटिव दोनों होंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज दोनों में ही जाएगा, ये याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज दोनों में रहेगा, दोनों ही अपने आप में ग्रुप कहलाएंगे, लेकिन दोनों ग्रुप का जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग अलग है। आगे बात समझ लीजिए, क्लीन कर सकते हैं बोर्ड को। प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, इट इज मोर फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग रादर देन, लिख लेना, रादर देन आउटकम्स ऑफ लर्निंग। यह प्रक्रिया पर ज्यादा केंद्रित है बजाय कि प्रक्रिया के प्रतिफलों के। अधिगम के प्रतिफलों से ज्यादा अधिगम की प्रक्रिया पर केंद्रित है, वह कहलाएगा आप लोगों का सहयोगी। अब यहां पर आप लोगों का कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया पूरा, ठीक है। अब मैं अगला करा रही हूं बिहेवियरिज्म। बिल्कुल विपरीत विचारधारा अगर मैं कहूं, दोनों की बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट चलेंगे, जिनका कहीं पर भी कोई मिलान नहीं है। लिखना शुरू कर दो पहले। इन्वॉल्व स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अभी पूरा हिंदी में भी लिखूंगी, मैंने इसलिए जगह छोड़ी हुई है।
It involves stimulus and response. It involves stimulus and response. कहाँ पर गलत हो रहा है? हाँ जी, चेंज इन बिहेवियर इज overt and measurable. दो वर्ड आपके overt and covert. चलिए मैं रीड आउट करूं या आप लोगों को समझ में आ गया मेरा लिखा हुआ? लेजिबल नहीं लगता आप लोगों को? अच्छा, या तो फिर मैं कर्सिव में गलत लिख रही हूं इसलिए आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा। OVERT याद करने का तरीका भी बताऊंगी। जितना आपने लिखा उसके बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन लिखती, ठीक है? अगर सबने लिख लिया तो मैं लिख लूं क्वेश्चन है, ऊपर के तो 2 पॉइंट लिखे लिए होंगे सबने, बस यहीं तक मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। एजम्पशन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया। एजम्पशन अवधारणा क्या है, ठीक है, दोनों में लिखा है। अभी लिखूंगी, वेट।
बाकी मैं उल्टे सीधे लिख दूंगी, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मेन यही 2 पे अटकना है आपने। हाँ, ऑल काइंड्स ऑफ बिहेवियर कैन बी लर्न, एवरी इंडिविजुअल कैन लर्न एवरी बिहेवियर। फर्स्ट में आपको क्या कमी लगी? फर्स्ट वाला कि सारे इंडिविजुअल हर टाइप के बिहेवियर्स लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ तो आपका हेरिडिटी के साथ भी आता है। बट इसमें कैन बी वर्ड है तो वो एक ज्यादा वर्ड सूटेबल लग रहा है कि सीखा जा सकता है। मैम लेकिन इसका असम्पशन तो यही है ना कि ट्रेनर अगर सिखाए तो एवरी इंडिविजुअल कैन लर्न एवरी बिहेवियर। तो बिहेवियरिज्म की असम्पशन है कि ऑल काइंड्स ऑफ बिहेवियर कैन बी लर्न। क्रिटिसिज्म अगर आ जाएगा तो आपकी वाली बात ठीक होगी कि मैम हर व्यक्ति हर प्रकार का व्यवहार सीख ले, आप मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखा दो, नहीं करवा पाओगे, क्योंकि हर एक का अपना लिमिटेशन है, बायोलॉजिकल लिमिटेशन है, और इन्होंने बायोलॉजिकल लिमिटेशन को नहीं माना है। इन्होंने किसको माना है? नर्चर को माना है। इन्होंने बोला एनवायरमेंट के ऊपर है। तो ये कह रहा है ऑल काइंड्स ऑफ बिहेवियर कैन बी लर्न। फर्स्ट क्यों नहीं होगा? अगर आपने कहा एवरी इंडिविजुअल, तो एवरी इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो उसको कंसीडर ही नहीं करते कि क्रिटिसिज्म है। तो हमारा इसका मेन मानना ही ये है कि हम सभी प्रकार का व्यवहार सिखा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को, वही वाली बात है कि बिहेवियरिज्म ये तो नहीं कह रहा कि मैं आपको पक्षी की तरह उड़ना सिखा दूं। तो वो भी जो ट्रेनेबिलिटी की बात कह रहे हैं वो एवरी इंडिविजुअल पे नहीं कह रहे, वो कह रहे ऑल काइंड्स ऑफ बिहेवियर कैन बी लर्न। आगे बात समझ में? अब आते हैं इस बिहेवियरिज्म के ऊपर कितने लोगों ने इसके साथ दिया और कितने इसके एंटी हुए। जितने भी कंस्ट्रक्टिविज्म वाले हैं वो इस सब के एंटी थे। उनका ये मानना था, पहली बार बिहेवियरिज्म ने बोला जो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा उसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है, वो हर एक का मानना है। लेकिन ये कह रहा है जो भी आपका चेंज आएगा वो ओवर्ट होगा। ओवर्ट का मतलब क्या होगा? आपने एक वर्ड करना है ओपन। ओपन का मतलब क्या? खुला है। यानी कि आपने अगर कोई बदलाव आएगा तो आप इजीली मेकआउट कर पाएंगे कि मेरे में बदलाव आया है या नहीं आया है, और वो जो बदलाव आया है वो मेजरेबल होना चाहिए। यानी कि मैं जब भी टेस्ट करके देखूं तो मेरे को लगे कि हाँ, पिछली बार आपको इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगे, अब आपको 3 मिनट लग रहे हैं, अब आपको 1 मिनट लग रहे हैं। तो मैंने आपकी चेंज इन बिहेवियर को क्या माना? ओवर, और क्या माना? मेजरेबल। तो जहां पर भी आप लोगों का बिहेवियरिज्म है वो कहेगा अगर आपको कुछ आता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, गिव मी द आंसर, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है तो आपको आंसर आना चाहिए। लेकिन कॉग्निटिविज्म क्या कहेगा या कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहेगा? मे भी कुछ लोग आंसर नहीं दे रहे। जो नहीं दे रहे इसका मतलब मैं मान लूं कि सबको नहीं आया? नहीं। कंस्ट्रक्टिविज्म ये बोलेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो लोग आपस में पीछे कोई डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर कॉग्निटिविज्म होगा वो कहेगा हो सकता है उसका इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका आप लोगों के तरीके से बहुत अलग है। आपने देखा होगा अगर हम कहते हैं कि जिन लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि दे कैन नॉट लर्न अ थिंग, दे डू लर्न द थिंग बट इन अ डिफरेंट मीटर। अगर आपका पठन विकार वाला बंदा है, वो डिसलेक्सिया वाला है, आप उसको पिक्चर्स में बात करके दे दो, उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसके दिमाग में ऐसा बना हुआ है कि वो उल्टा पढ़ता है, तो आप उसको वर्ड दो ही मत। आपने अपनी बात को एक पिक्चर के रूप में देना शुरू कर दिया, हो सकता है अब उसका दिमाग ऐसा दौड़े जैसे स्टीफन हॉकिंग का दिमाग था। हम कहें उनके तो मल्टीपल डिसेबिलिटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। तो आइडिया क्या है कि बिहेवियरिज्म कह रहा है अगर आपको कुछ आता है और आपकी लर्निंग हुई है तो वो लर्निंग अपने आप में ओवर्ट होगी, उसका रिजल्ट मेरे को दिखना होगा। तो ये तो हमेशा प्रोडक्ट को मान रहा है। इसका मतलब जिन लोगों ने क्लास के अंदर 100 में से 98 स्कोर करे वो सारे इंटेलिजेंट है, और जिन्होंने 20 नंबर लेकर आए वो सारे डफर है। हो सकता है 20 वाले 98 वाले को भी चैलेंज दे दे, क्योंकि जो आपने 98 वालों को जिनको आप अवार्ड दे रहे हो, डिग्रियां बांट रहे हो, वो रट्टू तोते हो। वो रट्टू तोते वहीं तक ही कर पाएंगे जहां तक का उनको पढ़ा हुआ था। मैडम ने करा था 2 दूनी 4, पेपर में आया मैंने लिख दिया 2 दूनी 4, तो हम कहे वाह जी वाह, आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया।
अरे बिल्कुल घटिया काम किया है, ये वहीं तक ही काम कर पाए थे जहां तक इनको कराया गया था। अगर इनकी थोड़ी सी चीजें हिला दो ना, इनका स्टिमुलस हिला दो, तो इनके रिस्पॉन्स भी हिल जाएंगे। तो जिसका दिमाग चल रहा होगा वो कहेगा भाड़ में गया स्टिमुलस। मेरे को देखना है किस सिचुएशन में मुझे कौन सी अपनी मुंडी के अंदर कौन सी नव हिलानी है, कैसे काम करना है, ताकि मेरे को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जाना है। और वो रेडीमेड कभी होता ही नहीं, हमेशा सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जीवन में कोई भी सक्सेस का मंत्र है ही नहीं, हर एक के लिए सक्सेस के मायने अलग है, हर एक का सिचुएशन से डील करने का तरीका अलग अलग है। आई बात समझ में? तो इसीलिए बिहेवियरिज्म को बाद में कहा गया रिजेक्ट कर दो इस स्कूल को। ये स्कूल जो बनकर आया उसकी ये आया था अपने जो सिगमंड फ्राइड का, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, साइको एनालिसिस के बाद बनकर आया। और इस स्कूल को रिप्लेस करने में आए ह्यूमैनिज्म वाले। उसके बाद ह्यूमैनिज्म से आगे भी बढ़कर आए हम कंस्ट्रक्टिविज्म वाले। और पाया गया एनसीएफ 2005 में क्लियरली इस बात को लिखा गया कि आज से पहले जो हम कराते थे वो आपका व्यवहारवाद था। आपको याद होगा टीचर आता था, बोर्ड के ऊपर लिख के जाता था, वो कहता था बच्चों जो मैंने आंसर लिखा है बिल्कुल जहां मैंने ऐट लगाया ना, अगर तुमने वहां ऐट नहीं लगाया, तुमने वहां ऑन लगा दिया, तेरे नंबर काट दूंगा। और आज कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कह रहा है, बेटा आपको जो मन करे ना, आपको टीचर के बारे में लिखना है, 4 गाली मेरे नाम के आगे लिख दियो, लेकिन अब गाली तेरी ओरिजिनल होनी चाहिए, बिल्कुल लगे कि तूने सोच के लिखा है कि वो वर्ड बिल्कुल मेरे साथ मैच कर रहा है। 4 मुझको गाली पड़ी, लेकिन गाली मेरे को ओरिजिनल पड़ी और लगा कि मेरे व्यवहार का प्रतिबिंब है ये बच्चा, तो मुझे जाके ताज पहनाना चाहिए ऐसे बच्चे को जिसने कम से कम मेरे बारे में 4 बुराइयां तो लिखी, लेकिन लिखी तो जेन्युइन। किसी किताब का माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट टीचर, मेरा सबसे अच्छा प्रिय नेता, और नेता के जो जेपीएस गाइड के अंदर लिखे होते थे वो बच्चे फर्रे फाड़ फाड़ के ले आते थे, जो फर्रे नहीं ला पाते थे वो यहाँ पे स्टोर कर लेते थे। तो बात तो वही हुई, तूने भी तो फर्रा ही चलाया, तूने कौन सा भाई अपने आप से खुद से निकल लिया। किसी को मिल गई गाइड, मिल गई, किसी को नहीं मिली, उसने कहा मैंने यहाँ फिट कर ली। तो उससे कभी भी आपको एक अच्छा प्रोडक्ट लर्नर के तौर पे नहीं मिल पाएगा। वो तभी मिलेगा जब आप उनको वो चीजें दो जो बिल्कुल क्लासरूम से अलग हटी थी। आज क्या बोला है, आपको जितने भी क्वेश्चन बनाने केस बेस्ड बनाने हैं, वो बच्चे को जब केस बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं ना आज के टाइम में, वो हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पूछेगा व्हाट इज दिस, हाउ डू वी आइडेंटिफाई, इसके कौन कौन से 4 पॉइंट है। अब वो कहता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मान लीजिए ये जो परफ्यूम होता है, इस परफ्यूम का फ्रेग्रेंस बहुत दूर तक जाता है, तो इस प्रकार का अगर कुछ है तो टिंडल इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, सस्पेंशन में होगा या इस प्रकार के परफ्यूम में होगा। अब बच्चा क्या करता, पहले तो हिल जाता क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि उसको क्या लगा था क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, मैं उसकी डेफिनेशन लिखकर आ जाऊंगा। लेकिन जो आज का बिहेवियरिज्म से हटकर बनाया है उसमें यह है सारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज कर दो, क्योंकि पहले बच्चे पीछे की बुक के लिखे हुए के 4 रट्टे मारकर आ जाते थे। आज वो कहते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो गूगल पे ढूंढो, मिलेगा ही नहीं। फिर लोगों को हॉलीडेज होमवर्क बोला गया देने को, तो अच्छा, तो उन्होंने भी वही गूगल की वेबसाइट पे गए, बच्चे भी उसी वेबसाइट पे गए, टीचर और स्टूडेंट एक वेबसाइट के ऊपर मिल गए। तो आइडिया यही है कि अगर कुछ क्रिएटिव लेकर आना है तो पहले आपको अपने करिकुलम को चेंज करना होगा, ठीक है। तो जब बिहेवियरिज्म से हटके हम कंस्ट्रक्टिविज्म पर आए तो वो हमें मिला, क्योंकि बिहेवियरिज्म में मेन बात क्या थी, एस और आर के बीच में एक रिलेशन बनाओ। मैं जो आपको स्टिमुलस दूंगी आपका रिस्पॉन्स वही निकल कर आएगा जो मैंने आपको दिया है। कभी आप लोगों ने अपने बचपन में देखा हो, एक टीचर हल्का सा डोर खोल के आ जाए, सारे स्टूडेंट का एक रिएक्शन होता था, मैम आइए, सारे इकट्ठे खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग मैम। वो बेचारी को कुछ नहीं था, उसको बस इतना पूछना था बेटा वो तूने फीस सबमिट कर दी, और उसको वहां पे जाके एंट्री करनी थी। पहले पूरी क्लास 5 मिनट में खड़ी होगी, फिर 10 मिनट में उनका गाना चलेगा, गुड मॉर्निंग मैम वी ऑल वेलकम यू। मैडम सोच रही कब तक वेलकम करोगे, मेरा आंसर दे दे, आंसर दे दे। तो इसका मतलब वो अपने आप में क्या था, उन बच्चों को स्टिमुलस मिला, उन्होंने उसका रिस्पॉन्स दे दिया। उनकी ऐसी कंडीशनिंग आप लोगों ने कर दी कि वो बच्चा उस कंडीशनिंग से हिल ही नहीं पाया। तो ये कह रहा है उस कंडीशनिंग को तोड़ दिया जाए। तो व्यवहारवाद ने बोला कि सबसे बढ़िया सिखाने का तरीका क्या है, आप बच्चों की कंडीशनिंग कर दो, ऐसी कंडीशनिंग कर दो, अगर अभी भी पूछ लो ना A4 जल्दी से आंसर दे दो, तो ज्यादातर निकलेगा एप्पल।
क्यों निकल गया, जबकि इतने सारे हम बड़े हो गए, इतना कुछ हमने सीखा हुआ है, लेकिन इमीडिएटली हमारे को वही वर्ड क्यों स्ट्राइक करता है? हमने बचपन से रोज रट्टे इसी बात के मारे थे कि हम ए फॉर एप्पल ही बोलेंगे। तो इसी कंडीशनिंग को हमें तोड़ना है। पर ये कंडीशनिंग लेकर आने वाले लोग कौन कौन थे? उनमें सबसे बड़ा नाम था इवान पावलोव का। नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिन्होंने कुत्ते के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करा। अरे सबने पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इन्होंने माना कि सबसे आसान तरीका सिखाने का क्या है, आप कंडीशनिंग कर दीजिए।
आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलो इतना लिखा गया। अब पढ़ाओ थ्योरी बढ़िया से। ठीक है, ये पावलोव ने एक काम करा, ये हो गया, सोच के नहीं करा था। उनके यहाँ पर एक लैब असिस्टेंट था और उनके पास एक डॉग रहा करता था। अब हुआ ये, लैब असिस्टेंट जो था वो कई बार कुत्ते को खाने के तौर पे कभी दूध कभी कुछ डाला करता। धीरे धीरे पावलोव का ध्यान गया कि जब भी सीढ़ियां चढ़ के वो लैब पर आता, लैब असिस्टेंट, कुत्ता नहीं, कुत्ता तो वही रहता था, तो जब ये लैब आता है, कुत्ते के व्यवहार में एक हलचल आती है। भाई वो अपना फिजियोलॉजिस्ट था, वो देख रहा कि जब ये आदमी के पैरों की चाप ऐसे करके आ रही है, इसकी फिजियोलॉजी काहे हिल रही है, तो उसका स्लाइवा आना शुरू हो जाता था। जब उसे इस बात को देखा तो तह पे जाने की कोशिश करी। अब बिहेवियरिज्म क्या बोल रहा है? व्यवहार में बदलाव आएगा, वो ओवर्ट होगा, दिखाई पड़ेगा, एंड इट मस्ट बी मेजरेबल। तो मेजरेबल कैसे होगा? मेरे को देखने जो स्लाइवा आ रहा है वो कितना आ रहा है, जब लैबस नहीं है तब कितना है, लैबस की आवाज आने पर या सामने भोजन रखने पर। अब इसका भूखे को अगर आप खाना दिखा दो, लार तो टपकी जाएगी। हमारे तो पेट भरे होते हैं, सामने कौन सा आता है, मुगलई वगैरह आ रहा होता है, तो तब उसकी कुकर की सीटी बच जाए या कोई अच्छी खुशबू आ जाए तो हमारे भरे पेट के बाद भी थोड़ी लार टपकी आ जाती, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। यानी कि फिजियोलॉजी हमारी हिलती है या नहीं हिल रही। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितना इसका स्लाइवा आएगा। अब उसके लिए उसने क्या किया, उसका नीचे का स्ट्रक्चर जो है ना, ये लोअर जॉ वाला, यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि जितना भी, क्योंकि आपके स्लाइवरी ग्लैंड यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ होते हैं नेक के आसपास, तो लोअर वाले जॉ को ऐसे टाई करके कर दिया कि जितना भी स्लाइवा आएगा वो रिकॉर्ड हो पाएगा, तभी बिहेवियरिज्म माना जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, कुत्ते के लिए 3 चरणों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। पहला कहलाया बिफोर। बिफोर का मतलब क्या है, पहले क्या है, तो सबसे पहले देखा गया अगर हम एक घंटी बजाएं, तो सबसे पहले क्या किया, घंटी बजाई। अब एक घंटी बजेगी तो आप क्या करोगे, लात थोड़ी टपकाओगे, मोबाइल की घंटी बजेगी, मोबाइल निकाल के देखोगे भाई किसका फोन है, यही करोगे, एक नेचुरल व्यवहार यही होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मोबाइल की घंटी बजने पर आपकी वो लात टपक कर आ जाए जो आपकी खाने पर आती है, तो फिर तो ये कुछ अलग बात हुई ना। इसका मतलब ये आपको, हमने आपकी बॉडी को टैप कर लिया, आपकी कंडीशनिंग कर दी। रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, आपकी लार कब टपकेगी, जब एक घंटी की आवाज आपको सुनाई देगी। वो घंटी की आवाज भी कौन सी होगी, वो आपके मोबाइल की होगी या मेरी मोबाइल की होगी, ये भी मेरे हाथ में है कि मोबाइल की घंटी मेरी बजी, लार टपकी आपकी। ठीक है जी। अब इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने सबसे पहले देखा कि अगर कुत्ते की कोई कंडीशनिंग नहीं हुई तो घंटी बजेगी, कुत्ता थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखा, जब कुत्ता भूखा है उसके सामने खाने को रखोगे तो उसकी लार टपकेगी। तो हमें ये समझ में आया लार कब टपकेगी, जब खाना आएगा। अब हम इस चीजों को उल्टा कर देना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि लार टपके घंटी पर। अब बिहेवियरिज्म कह रहा है आप ये व्यवहार भी बच्चे को या लर्नर को या जो एक्सपेरिमेंट जिस पे कर रहे हो ये सिखा सकते हो। अब उन्होंने क्या किया, घंटी को और साथ में जो भोजन रखना है, वैसे जिस भोजन का इस्तेमाल करा था वो मीट पाउडर था, इन दोनों को इकट्ठा लेकर आएंगे। तो उन्होंने इस चीज को, अरेंजमेंट को चेंज करा। घंटी बज रही है और उसके थोड़ा देर के बाद एकदम से मीट पाउडर आ रहा है। कुत्ते के दिमाग में न्यूरल प्रोग्रामिंग, दिमाग में क्या सिग्नल जा रहा है, सिग्नल है ना, ये सिग्नल क्या आ रहा है, देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन द साउंड ऑफ द बेल एंड द फूड बीइंग प्रेजेंटेड टू मी। अब ये रिलेशन कैसे उसके दिमाग में बैठे, ये डिपेंड करेगा टेम्पोरल पर। टेम्पोरल का मतलब है टाइम रिलेशन। मैं अगर ऐसा काम कर दूं, घंटी बजा दी, 2 घंटे के बाद खाना दे दिया, अब उसके बाद तो पता नहीं दुनिया भर की कितनी घंटियां बज गई, उसको कैसे पता चलेगा कि घंटी और जो खाना मेरे को मिलना है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। खाने की घंटी में बननी चाहिए, ये मैसेज उसको जाना चाहिए। जैसे जब आप निर्मला पे जाते हो, बरिस्ता पे जाते हो, कहीं जाते हो, आपके ऑर्डर की घंटी बजती है तो सारी वहां पे घंटियां बज रही होती है, आप देख रहे होते हो। जब आपको पता होता है मेरा नंबर तो बहुत दूर है, फिर जितनी भी बज रही होती है आप ध्यान नहीं देते।
लेकिन वहां पर फिर जब आपको लगता है मेरा नंबर आने वाला है, उस घंटियों के प्रति अब आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिस्पॉन्स अलग है ना। वैसे तो इतनी घंटियां बज रही है, तुम तो जा जाके नहीं देखती कौन सी घंटी आ रही है, लेकिन जब आपको पता आपका ऑर्डर आने वाला है तो उस घंटी के प्रति आपका रिस्पॉन्स एक खास प्रकार का है या नहीं है ना। माइक्रोवेव में खाना रखते होंगे, आपको पता होगा 10 मिनट के अंदर आ जाएगा भाई आपका बन गई है, इडली बन गई, जो भी बनाते हो। तो उस समय कैसे आप बड़े अलर्ट होकर बैठे जाते हो, घंटी आने वाली 10 मिनट तक ना आए ना तो आप कुछ ना कुछ हरकत कर ही बैठते हो। इसका मतलब व्यवहार में बदलाव तो आ रहा है ना। और ये व्यवहार में बदलाव कौन सा है, जो इजीली ऑब्जर्वेबल है कि मैं देख पा रही हूं आपके एक्शन बिल्कुल हिले हुए लग रहे हैं। तो इसी प्रकार जब इन्होंने करके देखा कि हमें टाइम गैप को बहुत कम रखना है, तो ये टाइम गैप के हिसाब से कंडीशनिंग की बहुत प्रकार है। इसको हम कहते हैं डिले कंडीशनिंग। क्या बोलेंगे? डिले का मतलब क्या है? पता है कितनी बार पैवलोव ने इस एक्सपेरिमेंट को करा और पाया अगर 0.02 सेकेंड का गैप रखोगे दोनों स्टिमुलस के बीच में, तब जाके कंडीशनिंग होगी, वरना नहीं होगी। तो ये टाइम गैप को देखना पड़ा और फिर पाया गया कि जैसे ही घंटी बजे उसके 0.02 सेकेंड के बाद खाना दिखा दो। अब दिमाग में सिग्नल क्या बैठ गया, ये दोनों चीज के बीच में रिलेशन है। घंटी इज एन इंडिकेटर, साउंड ऑफ द बेल इज एन इंडिकेटर, व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट, इट्स अ फूड, इट्स अ मीट पाउडर दैट विल बी सर्व टू मी। यहां तक बात क्लियर है? फिर आफ्टर में क्या हुआ, आखिरी वाले चरण में, कि खाना दिया ही नहीं, केवल घंटी बज रही है। अब जो घंटी बज रही है कुत्ता बेचारा सोच रहा है अब खाना आएगा आएगा आएगा, वो ना टपकाए जा रहा है। तो बिल्कुल इस बात को देखा गया कि हाँ, कंडीशनिंग इज डन। हाउ डू यू रियलाइज दैट कंडीशनिंग इज डन? Behavior that is reserved only for the natural stimulus is going to come with an artificial stimulus. अब इसका एक एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को। आप लोगों ने बाबा रामदेव को सुना होगा बहुत ज्यादा, है ना, देखा भी होगा, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है। तो वो इतना अच्छा बिजनेस कर गया, बेचारा इतना पुराना कॉलगेट हिल गया। तो आप जाके बता लोग क्या कहते हैं, भैया सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी, रामदेव की कॉलगेट। यानी कि कस्टमर क्या मांग रहा है? कस्टमर क्या मांग रहा है? अगर एक औरत जाके ये बोलेगी, इतना स्टूपिड बोलेगी, लेकिन वो स्टूपिड नहीं बोल रही, उसमें रामदेव कामयाब हो गया, क्योंकि वो कहना चाह रही मुझे दंत कांति चाहिए। उसके मुंह से शब्द क्या निकला? रामदेव वाली कॉलगेट। कॉलगेट का बिजनेस ठप हो गया। बिजनेस किसका बन गया? रामदेव का बन गया। तो इसका मतलब क्या है, आपने दो स्टिमुलस को ऐसे रिलेट कर दिया है कि बंदे के मुंह से निकल क्या रहा है। जब आप पानी चाहिए होता है ना बाजार में, तो आपके मुंह से नेचुरल स्टिमुलस भूल गए आप सीधा दुकान पे क्या कहते हैं, भैया बिस्लरी दे, बिस्लरी दे, बिस्लरी दे। आपको बोलना क्या चाहिए था? नेचुरल तो यही था ना आपका कि पानी चाहिए था, लेकिन वो प्रोडक्ट इतना हावी बैठ गया कि जो नेचुरल था उसको ढक गया आपका प्रोडक्ट। मार्केटिंग हो गई कामयाब। इसीलिए कमर्शियल जहां पर भी मार्केटिंग होती है, वो सबसे पहले क्या कहते हैं, ब्रांड नेम अगर बनाना है तो आपने उस ब्रांड नेम के लिए अपना जो मॉडल है वो बहुत बढ़िया लेकर आना है। इसीलिए जितनी भी हमारी हीरो हीरोइन होते हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। उसको देखते ही आपके दिमाग में था, अच्छा यही वाला ऐड था ना, इसका शाहरुख खान ऐड कर रहा था, अब तो हिमानी बिकेगी। वैसे नहीं बिक रही थी, वैसे सबसे पीछे खड़ी रहती थी वो क्रीम की बेचारी की शीशी। लेकिन उसका अगर ब्रांड एम्बेसडर बढ़िया होगा, दिमाग में कनेक्शन क्या बैठा, शाहरुख खान इज यूजिंग दिस प्रोडक्ट। कैटरीना कैफ जो अपने टॉयलेटरीज के अंदर ना कभी लक्स साबुन को ना रखे, लेकिन उसके नाम पे लक्स बिकने लग गया। क्यों? क्योंकि रिलेशन बन गया। If Katrina is using Lux, she is so beautiful. अगर मैं लगाऊंगी तो कल आप भी मुझे नहीं पहचानोगे। ये कंडीशनिंग है। अगर ये कंडीशनिंग ना हो तो लोगों का एड वर्ड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इतना पैसा एड में लगा ही क्यों ला रहा है? इसीलिए क्योंकि उसको आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग करनी है। अब आगे कहानी समझ में आप लोगों को? तो ये पूरा क्या बोल रहा है कि सबसे आसान क्यों है ये वाली कंडीशनिंग? क्योंकि ये एलिसिटेड बिहेवियर है। एलिसिटेड का मतलब क्या है? आपकी फिजियोलॉजी हिला दी जाए। यानी कि एक तो कंडीशनिंग है आपकी, जो आगे पढ़ोगे आप स्किनर की, वो है आपकी ऑपरेंट। वहां पे रहोगे आप बिल्कुल एक्टिव। ऑपरेंट का मतलब क्या है? यू विल स्टे एक्टिव।
लेकिन ये जो है आप इतने पैसिव हो गए कि आपको तो पता ही नहीं चल रहा कि आपकी कंडीशनिंग हो गई है, आप बिल्कुल बंद हो गया दिमाग, जो मैंने चाहा आपने बिल्कुल वही करा। आगे बात समझ में? तो आज की क्लास में हमने करा है, एक पढ़ा वाइगोट्स्की को, एक पढ़ा पावलोव को। दोनों बातों को घर जाके कंपेयर करना, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग क्यों। उम्मीद करती हूँ समझ में थोड़ा बहुत तो आया होगा, बाकी घर जाके कर लेना, ठीक है? चलिए, थैंक यू।